नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार सुनिधि, तुम्हारे आयुषी किसका नाम है? दी पता नहीं। अच्छा, कोई आयुषी भारती भी थी इसमें। एनीवे, अभी तुमको वो पहले के सब क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। हाँ दीदी। अभी हम नया चैप्टर कर लें वो वाला। हाँ हम्म, दीदी। ठीक है। ओके, मैं उसके लिख हम। देती हूँ। रिदांश को बोल देती हूँ क्लास ज्वाइन कर ले, है ना? हाँ दीदी। पहले तो मुझे लगा ये खाऊंगी मैं परांठे में, सोचा कि सुनिधि, हाँ दीदी। तुम्हारे पिछले चैप्टर में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना? नहीं दीदी। अच्छा, चलो अब हम नया चैप्टर करते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? नया चैप्टर तुम्हारी क्लास, तुम्हारे यहाँ जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? माइंडफुल ईटिंग, ये है क्या तुम्हारा चैप्टर? हाँ दीदी। यही वाला है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। हाँ दीदी। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, है ना? ठीक है। ठीक है दीदी। तुमको क्लास में पढ़ाया ये वाला कुछ चैप्टर? दी अभी स्टार्ट होगा पेपर के बाद। चलो ठीक है। अब पहले ये बताओ कि तुमने आज क्या क्या खाना खाया, कल क्या खाया, बताओ। लिखते हैं, हम एक ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? ठहरो। मैं आज हॉस्पिटल गई थी ना, तो हेलो सुनीति, हाँ दीदी। मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो मैं जल्दी जल्दी आई हूँ तुम्हारी क्लास के लिए। तो मैं टाइम से आ गई बिल्कुल, कि तुम्हारी क्लास में मिस हो।
चलो अब हम आते हैं कि तुमने आज खाना क्या क्या खाया। आह, कल क्या खाया था? कल सुबह लंच में क्या खाया था? चलो बताओ, कल लंच में क्या खाया दी था? दी ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास मिल्क। हम्म। मिल्क। फिर? और दी घर आके लंच में कढ़ी चावल। ठीक है। कढ़ी चावल। हाँ। और और कल दीदी क्या? शाम को हम्म। शाम के समय हमने फिर से 1 गिलास दूध। और और फिर हम्म, हाँ फिर तोरी। सॉरी की रही सब्जी। ठीक है। फिर आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? दी मिल्क पिया था। अच्छा, तुम्हारे घर में तो गाय भी है ना? हाँ दीदी। गाय। और फिर मिल्क के साथ कुछ खाया नहीं? बस मिल्क किया। नहीं दीदी। टिफिन में कुछ ले गई थी? नहीं दीदी, क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं ना, तो हम जल्दी आ जाते हैं 11 o'clock, तो हम लंच नहीं लेके जाते। तुम्हारे साइंस का पेपर हो गया? दी लास्ट पेपर है दी, कल को संस्कृत का है, फिर परसों को साइंस का है। तो साइंस में तुम्हारे क्या क्या चैप्टर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड? हाँ दीदी। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं, इससे तो अच्छा तुम्हारी पढ़ाई। ये नया चैप्टर पढ़ाई पढ़ोगी या वही रिवाइज करोगी? दी रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, रिवाइज करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा। तो तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। हम्म। हाँ दीदी। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम रिवाइज करते हैं उसको। और तुम्हारे टीचर ने कोई क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं जो आ सकते हैं ऐसे? मुझे ऐसे हमारे टीचर्स टिक नहीं करवाते। ठीक है, तो अभी हम फिर से कौन से, कोई डिफिकल्टी नहीं है तुमको? फर्स्ट और सेकंड कर लोगी तुम अपने आप? दीदी वैसे तो अंदर से तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम्म। पर मैं सेकंड चैप्टर एक बार और तुमको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं हम। अभी नए चैप्टर करने से तो अच्छा उसी को डिस्कस करें हम। हम्म। ठीक है दीदी। तो हाँ, वो तुम्हारी जो है टेस्ट है ना, तो एग्जाम है तुम्हारा, कब है? परसों है? आ, हाँ दीदी। परसों है ना, तो परसों के लिए अभी आज पढ़ लो, फिर तुम्हारी क्लास नहीं है ना। तो मैं तुमको फिर से सेकंड चैप्टर फिर से करवा लेती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो तुम मुझे, शायद सब क्लास होगी ना। हाँ, अब आज मंडे है ना, बुधवार को होगी, तो बुधवार को तुम्हारी क्लास होगी, तो उसमें नया चैप्टर कर लेंगे। उस बुधवार को तुम्हारा टेस्ट भी है ना। हाँ दीदी। तो चलो इसको छोड़ो। अब हम इसको, मैं मिटा रही हूँ इसको, बाद में करेंगे इसको, है ना। तुमको नया वो पहले वाला चैप्टर रिवाइज करवाती हूँ मैं एक बार, पूरा किताब से अच्छी तरह से ना। इसको छोड़ो, हम इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, किताब से पढ़ाऊंगी तुमको, ठीक है। अब हम आते हैं इस बुक से। अब मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारी जो भी बुक है ना, उसकी तुम फोटोज मेरे को भेजा करो। वो अच्छा रहता है पढ़ाने में तुमको, है ना। ठीक है। ठीक है दीदी। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, चलो ये बताओ। दी हम्म। बायोडायवर्सिटी वो हम्म। होती है जहाँ पर हम्म। बहुत सारे, मतलब जैसे प्लांट, ट्रीज, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उस वहां पर बहुत सारे लोग वगैरह रहते हैं, उसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। नहीं बेटा, आपको हिंदी में, इंग्लिश में पूरा अच्छी तरह से आपको डेफिनेशन में लिखवाती हूँ, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इज There द are वेराइटी। varieties in living world like plants and animal can live
क्या था, कैन बी ग्रुप्ड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नहीं, बायोडाइवर्सिटी का केवल एक ही लाइन में डेफिनेशन है, वो है बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, बस केवल यही आंसर करना है और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स लिविंग एंड एनिमल्स। लिखूं मैं बोर्ड पे, तुम लिख लोगे सब आंसर? लिखवा रखी हुई है। लिखिए ना, तो बेटा आपको डेफिनेशन याद नहीं है ना, फिर डेफिनेशन याद करो बेटा। जी आप जी हमने आपने रिवाइज की थी। अब फिर से बोलो, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? The biodiversity is a variety in plants and animals ऑफ ऑफ अ सराउंडिंग, है ना? grouping. सराउंडिंग, हाँ, ऑफ नहीं, ग्रुपिंग नहीं बेटा, ऑफ अ सराउंडिंग। फिर से मैं लिखवाती हूँ तुमको की डेफिनेशन, आपको इस तरह आनी चाहिए। आपको इसीलिए अच्छा हुआ मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, ये आएगा जरूर एग्जाम में, है ना? देखो, फिर से याद करो, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइ बायोडाइ देखो, डाइ डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी, बी ए, याद रखो वेराइटी। आप अपनी कॉपी में लिखो ये सब आंसर्स, ये इनमें से एग्जाम में आएंगे। वेराइटी इज बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखो, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन, इसमें आपको सराउंडिंग का वर्ड, इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग की स्पेलिंग याद रखो, इन आवर सराउंडिंग। अब लिखो इसको कॉपी पे, इसको याद करके जाना है, परसों एग्जाम है। बायोडाइवर्सिटी इज, दिखाई दे रहा है ढंग से? हाँ जी जी। हम्म, चलो। Biodiversity is the variety of plants and animals in our surroundings. ये डेफिनेशन याद करनी है पूरी की पूरी, ऐसे नहीं ये होता है, ये वैसे होता है, ऐसे याद करनी, रटनी है इसको। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनको बोलते हैं हम सराउंडिंग्स, ठीक है? ठीक है जी। लिख लिया बेटे? हाँ जी। अब नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिखो, प्लांट्स, आपको आता तो है पर आपको लिखना नहीं आता ना बेटा। प्लांट्स रटना पड़ेगा, जैसे वो क्या नाम है उसका, निरंजन, वो भी रटता है ना बहुत पूरा। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ग्रुप्ड आर ग्रुप्ड आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ऑन द बेसिस बोलो, ऑन, बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये आता है ना, इसको नहीं लिखेंगे अब। नेक्स्ट है
फिर प्लांट में किस किस की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस होते हैं? प्लांट्स है दीदी लीफ, रूट, स्टेम फ्लावर और एंड सीड्स फ्लावर, फ्रूट, एंड सीड। सीड। ठीक है। फिर ग्रुपिंग किसको कहते हैं? दीदी ग्रुपिंग उसको कहते हैं जो, जैसे हम किसी का मतलब किसी चीज की हम वो देख रहे हैं। नहीं बेटा, अब आपको मैं बार बार समझा रही हूँ, इसको डेफिनेशन के बेसिस पे लिखो आप सब। द मेथड लिखो। द मेथड, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी क्लास ले ली। द मेथड लिखो, आ रहा नहीं क्या ये? द मेथड लिख रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ दीदी। द मेथड ऑफ, द मेथड ऑफ अरेंजिंग, लिखो इसको। और यही रटनी है डेफिनेशंस। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स हाँ भाई। मगाज कचौड़ी उपा वाला रखा हुआ है। into दोनों मिलके खा लो। things into groups, थोड़ा सा आता है क्या? आज कचौड़ी things into groups लाते हैं, हम दुकान पे आया था ना जब, वो डब्बे में पैक करके रखा हुआ है। based, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बना के रख के based एक बाउल में खा रखा हुआ दिखाई दे रहा है? The method of है। हाँ arranging जी। things into groups based on, अमित, अमित जी बाहर ही जगह रख लेता हूँ ना। based on common features, ठीक है? Based on common features, कॉमन फीचर्स से जो हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ठीक है? बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ये शब्द याद रखना पड़ेगा। कॉमन फीचर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि किसी की लीव्स जो है ऑल्टरनेट है, तो उन सबको एक ग्रुप में डाल देंगे। किसी का रूट फाइब्रस है तो एक ग्रुप में डाल देंगे। किसी का रूट टैप रूट है तो एक ग्रुप में डाल देंगे। कॉमन फीचर हो गए ना। किसी की जो है पत्तियां फ्लैशी हैं तो कैक्टस में डाल देंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे। ऐसे ही अलग अलग जो है उनके जो कॉमन फीचर्स हैं उसके बेसिस पे हम जो करते हैं उसको बोलते हैं हम ठीक है। ग्रुपिंग। हाँ, तो कॉमन फीचर्स वर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है? द ठीक मेथड है ऑफ दीदी। अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग। हाँ। फिर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। द मोनोकॉट हैव गॉट वन कॉटलिडन। मोनो का मतलब एक, है ना? मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब हमेशा एक होता है। ठीक है? वन। और डाई का मतलब होता है टू, है ना? तो मोनो का मतलब होता है ये वन, मैं दीदी। डाई का मतलब टू। तो मोनो कॉटिलिडन मतलब जिसमें कि एक ही कॉटिलिडन होता है। एग्जाम में आएगा तो याद रखो, मैम ने कहा था मोनो का मतलब एक, कॉटिलिडन, है ना? इसकी सीड में केवल एक ही कॉटिलिडन होता है, और जिसमें दो होते हैं वो डाई कॉटिलिडन। ठीक है? अब एक कॉटिलिडन, जैसे कि तुम देखो कि तुमने कभी मक्का का दाना देखा है? हाँ, तो मक्का का दाना हाँ मेज, दीदी। उसमें एक ही होती है ना परत, देखिए तुमने मक्का का दाना एक ही होता है ना बस, हाँ दिखता दीदी। है। तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। क्या कहते हैं उसको? मोनो का मतलब एक। पर अगर हम, चना होता है, चने छोले बनते हैं तुम्हारे घर में कभी? चना, हाँ दीदी। चने को बोलते हैं हम ग्राम्स। क्या कहते हैं? ग्राम्स। तो ग्राम्स, जो चना होता है उसकी कितनी कॉटिलिडन होती है? टू। समझ में आया? तो मोनो किस में हो गया? मेज में। और ग्राम्स किस में हो गया? ग्राम्स में कितना हो गया? दीदी डाई में। शाबाश। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, मोनो और डाई। ज्यादातर जो भी मोनोकॉटिलिडन होता है, जो भी कोई चीज, उसमें ज्यादातर रूट होता है फाइब्रस। याद रखो, जो भी मोनोकॉटिलिडन सीड होता है ना, उसका रूट होगा हमेशा फाइब्रस। और जो डाइकॉटिलिडन सीड होगा उसका रूट हमेशा होगा
टैप रूट, समझ में आया? और जो भी मोनोकॉटिलिडन होगा उसकी लीव्स हमेशा पैरेलल होंगी, और जो डाई होगी उसकी लीव्स हमेशा क्या होंगी? ऑल्टरनेट। ये चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अल्टरनेट लीव्स कैसी होती हैं? ऑल्टरनेट ऐसे होती है, तभी तो कह रही हूँ, पूछो बेटा, एग्जाम नहीं अच्छा होगा नहीं तो। देखो ऐसी होती है, जैसे लीफ है हमारी, देखिए ये होती है ऑल्टरनेट, वो ऑल्टरनेट नहीं, सॉरी, हाँ, इस तरह से जो विनेशन होता है इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट विनेशन। क्या कहते हैं इसको? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। है ना? तो अगर रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, जैसे अगर ये सीड जो है इस तरह से है, एक एक पत्ती यूं है, और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट में नहीं है, ऐसे दूर है दूसरी पत्ती, ये दूसरी पत्ती है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में नहीं है ना दूसरी पत्ती, ये वाली पत्ती यहाँ पर है और दूसरी ऐसे है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। और अगर ये जो पत्ती है ये यहाँ पे ना होके अगर यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इस पत्ती के बिल्कुल ऑपोजिट ही हो, है ना, तो उसको बोलेंगे ऑपोजिट। समझ में आया? हाँ जी जी। हाँ, तो तुम जब बाहर पेड़ों को देखोगे आप, तो तुम देखना कि अच्छा इसमें तो ऑल्टरनेट है, इसमें अपोजिट है। तो ऑल्टरनेट और अपोजिट होता है लीव्स का क्रम, है ना, और ये होता है विनेशन रेटिकुलेट। ये किसमें होता है ज्यादातर? तुलसी में, और हाइबिस्कस में, और रोज में, सब में ऑल्टरनेट, सब में ऑल्टरनेट। केवल पैरेलल विनेशन जो होता है केवल बहुत कम प्लांट्स में होता है। उनमें कौन कौन सा होता है? वीट, ये पैरेलल है ना, इसमें होता है वीट, मेज, ग्रास। तो पैरेलल किस किस में होता है बेटा? ये पैरेलल उसमें होता है जिसकी रूट वो होती है फाइब्रस। हाँ, और उसमें नाम बताओ इनके। वीट, मेज, ग्रास, राइस। ये सब जो है इनमें पैरेलल होता है। तो रेटिकुलेट तो सब में होता है, रोज में, तुलसी में, टमाटो में, नीम में, सब में जाता है रेटिकुलेट होता है ना। तो आपको अगर मैम बोले कि ड्रॉ रेटिकुलेट वेनेशन, तो इस तरह से बनाना है। और ये जो लीफ होती है ना, इसको बोलते हैं हम लेमिना। क्या कहते हैं? ये जो पूरी लीफ लेमिना। होती है, इसकी जो पत्ती होती है इसको बोलते हैं हम लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। लेमिना। आगे समझे? तो हाँ अगर जी जी। हम ऐसे ग्रुप कर सकते हैं कि सारे जो प्लांट्स हैं जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन है उनको एक में ग्रुप में कर दें, सारे जो प्लांट्स हैं उनकी जिनकी पैरेलल वेनेशन है एक तरफ से कर सकते हैं, सारे जो प्लांट्स है जो ऑल्टरनेट वेनेशन है, ऑल्टरनेट जो है लीफ है उसको एक में, जो ऑपोजिट है उसको एक में, मतलब ग्रुपिंग हम कई तरह से कर सकते हैं एक ही प्लांट की, है ना। हम्म सारे जो प्लांट्स हैं जिनकी फाइब्रस है उनको एक में कर दो, सारे जो टैप रूट हैं उनको एक में कर दो, तो ऐसे कई प्रकार से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं पौधों की। समझ में आया? हाँ जी। हम्म अब नेक्स्ट करते हैं हम। ये बात सब भी क्लियर हो गई आपको? नहीं आई तो बताओ फिर से। नहीं चीजें आ गई। अब हम आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स की ग्रुपिंग थोड़ी अब जैसे अब प्लांट्स में भी होता है, तुम्हें दिखाया था मैंने प्लांट्स में, जैसे कि उनकी सराउंडिंग्स के हिसाब से भी कर सकते हैं हम प्लांट्स की, कि प्लांट्स कहाँ पर रहते हैं। जैसे कि अगर वो डेजर्ट में रहते हैं, सॉरी, अगर वो डेजर्ट में रहते हैं तो उनकी ग्रुपिंग हम अलग कर सकते हैं। और अगर हम वही प्लांट्स अगर जो है कहाँ रहते हैं, वही प्लांट्स अगर डेजर्ट में नहीं रहते कहीं और रहते हैं, जैसे कि हिल स्टेशन में, तो उसकी ग्रुपिंग हम अलग कर सकते हैं। तो प्लांट्स को हम ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। और जो रेनी रेनी एरिया में रहते हैं, है ना, फॉरेस्ट में रहते हैं,
वो अलग होंगे। तो डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट होंगे? ज्यादातर कैक्टस। हम्म। और रेनी एरिया हाँ में जी। कौन से प्लांट्स होंगे? जैसे कि पाइन ट्रीज हैं, नीम ट्री है, बरगद है, ये सब खूब उगते हैं ना फॉरेस्ट में। तो वो अलग हो गए। तो वो उनकी सराउंडिंग पर कहाँ कहाँ वो उगते हैं उसके हिसाब से भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। हाँ तो जी। आप ऐसे इन प्लांट्स को कई तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये तुम्हें इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाती हूँ मैं, जिससे तुमको क्लियर हो ये बात। अब इसके ऊपर एनिमल्स पे आ जाओ। एनिमल्स की ग्रुपिंग हमेशा जी मूवमेंट से, सराउंड। एनिमल्स क्या मूवमेंट है ना, एक तो सराउंडिंग से एनिमल्स वाले। एनिमल्स की ग्रुपिंग हम बेस्ड ऑन द मूवमेंट, मूवमेंट पे कर सकते हैं उनका सराउंड, मतलब बेस्ड ऑन द दैट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे कि फिश का अलग मूवमेंट होता है। हम्म। और जो काऊ है वो अलग चलती है, काऊ अपने पैरों से चलती है, फिश अपने फिन से चलती है ना। और क्रो अपने लेग से चलता है, और एंड्स अपने लेग से चलती है ना। और बर्ड्स अपने फ्लैग से, वो क्या कहते हैं उसे, हम्म, विंग्स। हाँ विंग से चलती है। आया समझ में? तो मूवमेंट के बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। मूवमेंट के बेसिस पे कैसे करेंगे? कौन कौन सी ग्रुपिंग करेंगे? कोई लेग्स पे चलने वाला अलग होगा, है ना। कोई फिन से पानी में घूमने वाला अलग होगा। कोई जो है क्या कहते हैं उसे, विंग से चलने वाला अलग होगा। हम्म। समझ में ठीक आया? है जी। हाँ, तो ये मूवमेंट के हाँ जी। बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे तो लेग से चलने वाला कौन हो गया? काउज हो गई, एंड्स हो गई। फिन से चलने वाला कौन हो गया? फिशेस हो गई। विंग से चलने वाले कौन हो गए? क्रो हो गया, और सब बर्ड्स हो गए, है ना। तो उनके मूवमेंट के बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी। फिर इन्हीं एनिमल्स को हम, बहुत ही अच्छा किया मैंने तुमको पढ़ाया, ये तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा नहीं होता पता है कल। फिर अगर हम, और मूवमेंट के अलावा हम उनकी सराउंडिंग्स के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं ना। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब कोई जो है, जहाँ पे। कोई टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो कि जमीन पे रहता है ना। टेरेस्ट्रियल में फिर कौन कौन से होते हैं? कोई डेजर्ट पे रहता है ना। कोई वाटर में रहता है, कोई फॉरेस्ट में रहता है। हाँ। तो उसकी सराउंडिंग्स हाँ के बेसिस पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो डेजर्ट में जैसे कैमल रहता है, वाटर में जैसे फिश रहती है, फॉरेस्ट में जैसे लॉयन रहता है, डियर रहता है, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं। तो उनकी सराउंडिंग्स की बेसिस पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। हम्म। अब यहाँ एक आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि बायोडायवर्सिटी किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब ये बताओ, ये समझनी पड़ेगी कि तुमको बायोडायवर्सिटी हमेशा एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट समझते हो आप? एनवायरमेंटल, हाँ। एनवायरमेंटल का मतलब उसकी सराउंडिंग्स, है ना, या सराउंडिंग्स। यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, जैसे कि सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि जैसे कि वही कैमल जो कि डेजर्ट में रहता है, उसके जो है पैर लंबे लंबे होंगे। और वही कैमल जब क्या रहता है, बर्फ के अंदर रहता है, तो उसके पैर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे, और उसके ऊपर फर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसा उसका शरीर होता है ना, वो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपने शरीर को सराउंडिंग्स के हिसाब से नहीं ढालेगा तो वो मर जाएगा। समझ में आया? जैसे कि अगर पोलर बेयर के ऊपर फर नहीं होगा तो वो मर जाएगा, है ना। तो अगर आपके ऐसा है, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, हैबिटेट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेट, है ना। यहाँ पे हैबिटेट वर्ड भी आ सकता है। हैबिटेट के हिसाब से क्या होता है? एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? Easy adaptation, the spatial feature that enable a
plants and animal to live. वेरी गुड। एडेप्टेशन कैसे होता है? जैसे कि अगर कोई समुद्री समुद्र में रहता है, तो अगर हमको समुद्र में डाल दें तो हम मर जाएंगे ना। हाँ दीदी। हाँ? परंतु एक फिश को समुद्र में डाल देंगे तो वो बहुत खुश होकर तैरेगी। पर अगर उस फिश को हम बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। पक्षी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हाँ, तो इसलिए अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो पानी में रहेगी तो उसके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो पानी में जीवित रहे, है ना। समझ में आया? हम्म। हाँ दीदी। तो हर प्लांट और एनिमल जो अपनी सराउंडिंग्स है उसके साथ अडेप्ट करता है। अगर अडेप्ट नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। हम्म। अगर हाँ। जो है, हाँ, अगर पोलर बियर के फर्स नहीं होंगे तो पोलर बियर क्या बर्फ में रह सकता है? नहीं बताओ। दीदी। नहीं रह सकता। आगे समझे बेटा। हाँ दीदी। हाँ, तो एडेप्टेशन को समझो। फिर इसके बाद कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। दी कंजर्वेशन। हाँ, तो अगर डैमेज हो जाता है बहुत एनवायरनमेंट का, तो वो प्लांट और एनिमल्स वहां पे मर भी जाते हैं। जैसे कि आजकल जो है समुद्र में इतना पॉल्यूशन डालते हैं, इतना गंदा पानी डालते हैं, तो उससे बेचारी फिशेस मर जाती हैं, है ना। और हाँ। आजकल, हाँ, तो इससे कई जान, गाय हैं, तुमने गाय को देखा है? ऐसे कचरा खाती रहती है, प्लास्टिक खा जाती है, तो उसका पेट फूल जाता है, मर जाती है। हम्म। हाँ तो दीदी। तो हमारा सबका ये ड्यूटी है कि हम सब प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा करें और देखें कि इनको बेचारों को ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। ये नहीं कि हम प्लास्टिक इधर उधर डाल दें कि गाय खा लेगी, है ना। तो आपको घर में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मम्मा ऐसे नहीं करना है हमको, प्लास्टिक को हमको ऐसे डालना नहीं है, गाय भी खा जाती है ना। कांच भी अलग से डालना है। कांच अगर गाय गाय के मुंह में चला गया तो खा जाए, खाते खाते मर जाएगी, है ना। तो इसलिए कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम हर प्लांट्स और एनिमल्स को प्यार से, उनको जो है उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनको जो है आगे बढ़ने में मदद करें। तो इंसान क्या करता है? बहुत स्वार्थी होता है, तो वह उन प्लांट्स और एनिमल्स को ध्यान नहीं रखता है, तो बेचारे बंगाल टाइगर, चीता, ये सब लुप्त हो जा रहे हैं क्योंकि उनको मिलता नहीं जगह, है ना, रहने के लिए प्रॉपरली। तो इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करें। समझ में आ गया? आ गया। हाँ दीदी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम based on their habitat. Write the names of animals area marked A and the terrestrial animals in the area marked B. अब बताओ, हॉर्स कहाँ रहता है? दीदी हॉर्स। हॉर्स। दी हॉर्स हॉर्स, आएगा वाले में। हाँ, टेरिस्ट्रियल में, है ना। डॉल्फिन पानी में, फ्रॉग दीदी पानी एक। और पानी में और जमीन में, दोनों में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एम्फीबियन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? याद रखो, एम्फीबियन वर्ड। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन ये वर्ड भी याद रखना है। एम्फी का मतलब होता है दो, है ना, जो दो जगह रह सकता है, जो दो जगह रह सकता है। जैसे कि फ्रॉग है, वो पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है। पर क्या हम पानी में रह सकते हैं? बता। नहीं, नहीं थी। क्योंकि हम एम्फीबियन नहीं है, परंतु फ्रॉग है। तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज एन एम्फीबियन? फ्रॉग, बिकॉज इट कैन दी लिव इन बोथ प्लांट्स एंड इन बोथ लैंड एंड वाटर। अब इसके बाद शीप। शीप कहाँ रहती है बताओ? दी शीप लैंड पर रहती है बी वाले में। हाँ, उसको हम बोलेंगे टेरिस्ट्रियल। क्या बोलेंगे? टेरिस्ट्रियल। टेरेस। आपको आपको क्लास में अगर वो वर्ड आएगा तो आपको समझना जरूरी है। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे रहता है ना, टेरिस्ट्रियल। फिर क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? दीदी एक्वेटिक एनिमल है, वाटर में रहता वेरी है। गुड। स्क्विरल। बताओ बताओ, स्क्विरल मतलब गिलहरी कहाँ रहती है?
दी गिलहरी लैंड पर, दी टेरेस्ट्रियल, हाँ हाँ, वेल। दी वेल, वेल एक्वेटिक, अर्थवर्म। अर्थवर्म, दी, ये भी टेरेस्ट्रियल है। पिजन। टेरेस्ट्रियल। हाँ, पिजन हैज गॉट बोथ विंग्स एंड इट हैज गॉट लेग्स आल्सो, है ना। लेग से वो चलता है और अपने पंखों से जो है उड़ता है। टॉर्टोइस दी टॉर्टोइज, इज ऑल्सो, इट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। एम्फीबियंस। हाँ, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, टॉर्टोइस। घबराना नहीं है, वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सोचना हाँ मैम ने क्या बताया था, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर कोई भी क्वेश्चन घबराना नहीं, आप सोच सोच के जवाब देना। ठीक है। और फिर जब अपना पेपर हो जाए उसके बाद चेक करना उसको। बस होने वाली क्लास। Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Radish क्या होता है बताओ? दी रेडिश, रेडिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? दी रेडिश। रेडिश यानी मूली। हाँ, मूली जमीन में होती है और वो जड़ होती है एक तरह की, है ना। हम्म। अब ये बता हाँ रहे हैं कि माउंटेन गोट, जो कि गोट माउंटेन पे रहती है, और जो गोट जो है मैदान मैदान में रहती है, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं ना। हम्म। अभी बताओ, देखो ये डक है, ये डक दिख रही है तुम्हें? और ये पिजन है। डक की देखो ऐसे इस तरह की जो है पैर होते हैं, वेब फीट। और पिजन के जो है इस तरह से फीट होते हैं, क्योंकि डक जो है पानी में चलती है ना बेटा। डक का मतलब होता है बतख। बतख पानी में चलते क्वैक 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 करती है ना। हाँ दीदी। और ये पिजन है, हाँ। ये फ्लाई करता है ना। हाँ दीदी। फिर ये देखो माउंटेन गोट। ये माउंटेन गोट देखो कैसी है, इसके ऊपर पूरे फर फर हैं, क्योंकि अगर इसके पास हाँ फर नहीं होंगे तो ये मर जाएगी। पर ये देखो, गोट फाउंड इन द प्लेन्स, तुम रोजाना ही देखते हो है ना। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। फिर पॉइंट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ लेना। हम्म। लेबल द प्लांट्स योर स्कूल्स। बस ये सब तो अब तुम कर लोगे, मेन चीजें तुम्हें समझा दी है मैंने। अब अपने आप कॉमन सेंस से सब काम कर लेना। सलीम अली एक बहुत बड़ा जो है बर्ड्स का वो था, तो ये नाम भी याद रखना कौन कौन। हाँ। ठीक है। ठीक है हाँ बेटा। ठीक। बाय। ठीक। टेक केयर। खूब अच्छा पेपर करना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। ओके बेटा। पापा देखिए वो आ रहा।
नमस्कार दीदी। नमस्कार दादा। एक्चुअली मेरे को क्लास चल रही थी शायद, आई थिंक।